हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में पहली एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, तो आज ये हमारी चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज है। तो इससे पहले हमने कुछ थ्योरम पढ़ी थी, कुछ रिजल्ट पढ़े थे, तो उनकी हेल्प से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सबसे पहले हमें परमेय संख्या मानना पड़ता है। और सबसे पहले परमेय संख्या मानते हैं, और परमेय संख्या मानने के बाद में हमें इसको गलत साबित करना होता है, यानी परमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। जब वो परमेय संख्या नहीं होगी तब वो अपरमेय ही संख्या होगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या काम करते हैं, P और Q कोई भी दो पूर्णांक लेते हैं, और ऐसे पूर्णांक लेते हैं जो कि सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे प्राइम नंबर लेते हैं जो कि सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है। ठीक, और इनका HCF भी एक ही होता है। वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही मानते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर विपरीत मानना होता है इसका। ठीक है, अगर अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हमें √5 को एक परमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो √5 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, और परमेय संख्या है। साथ ही हमने क्या माना है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, मतलब इनका HCF एक ही है। ठीक है, अगर इनका HCF एक ही है तो, और √5 एक परमेय संख्या है, तो हम परमेय संख्या के लिए फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब √5 = हम लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, P और Q दोनों ही क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है P और Q दोनों का HCF अर्थात कॉमन फैक्टर जो होगा वह एक होगा। ठीक है, जहाँ P और Q का कॉमन फैक्टर केवल एक है। ये जो कॉमन फैक्टर हमने एक लिया है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हमें प्राप्त हुआ तो हमने जो माना है वो गलत होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले Q को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, क्योंकि बटे वाला नंबर कोई भी होता है बराबर के दूसरी साइड में जाकर मल्टीप्लाई में पहुंचता है। इसलिए हमने इसके लिए लिख लिया √5 × Q = हो जाएगा P। ठीक है, इसको हम पलट कर लिख लेते हैं। तो P = √5 × Q। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है तो रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद में क्या होता है, देखो P² इधर यहाँ स्क्वायर किया तो हो जाएगा यहाँ पर P²। इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 × Q का होल स्क्वायर। यहाँ पर P², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, और Q का Q² हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ P² बराबर आया 5 × Q²। इसका मतलब ये हुआ कि P² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 5 और Q दोनों ही इस P के क्या हैं, गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वह P² को विभाजित कर सकता है। और हमारी प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो हमने यही लाइन लिखी है कि 5, इसका मतलब ये हुआ जो 5 है वह इस P² को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो इसे विभाजित कर सकता है। अगर 5 P² को विभाजित कर सकता है, 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि किसी संख्या को अगर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 5, तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं इस समीकरण 1 में। ठीक है, हमने इसे समीकरण नंबर 1 ले लिया, और इस समीकरण 1 में P = 5R लगाएंगे। ठीक है, 5R इसलिए लिया जाता है, R कोई भी नंबर हो सकता है, और 5 क्या है, 5 इसका गुणनखंड है P का। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई कोई भी होगी, ठीक है, वो P के फैक्टर में ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो
क्या काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 में हम p की जगह 5r लगा देते हैं। ठीक है, तो 5r लगाते हैं। देखो, तो समीकरण नंबर 1 में हमने p की जगह, देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है p² बराबर 5q²। तो p की जगह हमने लगा दिया यहाँ पर 5r। ठीक है, p बराबर 5r लगा दिया हमने इसमें। तो यहाँ हो जाएगा 5r का स्क्वायर बराबर 5q²। ठीक है, अब हम इसके लिए 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, 5r इंटू में 5r इजिकल टू 5 इंटू q²। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5r²। देखो यहाँ पर हमने 1 को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा 5 और r इंटू r²। ठीक है, 5r² इजिकल टू q²। ठीक है, अब हमने इसके लिए पलट कर लिख लिया q² बराबर 5r²। अब q² बराबर आया 5r²। इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है वह q² को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 5 क्या है, q² का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गुणनखंड है ये, तो 5 q² को विभाजित करेगा। और फिर में ये कहती है अगर कोई भी नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा 5 q² को विभाजित कर सकता है। अगर 5 q² को विभाजित कर सकता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि q का स्क्वायर है यहाँ पर, तो अगर स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो 5 q को भी विभाजित करेगा। अब हमने ये सिद्ध कर लिया कि 5 p को भी विभाजित कर रहा था और 5 q को भी विभाजित कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 5 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 p को भी विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब 5 क्या हुआ, 5 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर प्राप्त हुआ। और जबकि हमने लेकर क्या चले थे, हम सबसे पहले लेकर चले थे कि जो p और q है उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारे लिए 5 भी मिल रहा है। मतलब 1 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें 5 भी मिल रहा है। अगर 5 मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि p और q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे आगे। तो हमने देखा कि 5 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया 5 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यह इस तथ्य का विरोध करता है, यहाँ होगा यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 है। क्योंकि सबसे पहले हम यही बात लेकर चले थे कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि p और q का कॉमन फैक्टर 5 भी है। तो इसका मतलब जो हमने माना था हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ। ये जो हमारी गलत धारणा, जो हमने माना था वही गलत माना था। ठीक है, और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि √5 एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत आया। इसका मतलब ये हो गया कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ सिद्ध करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जिस भी अपरमेय संख्या के लिए हमें अपरमेय सिद्ध करना होगा तो उसे हम सबसे पहले परमेय लेकर चलेंगे। और परमेय लेकर चलेंगे तो हम क्या काम करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा वो स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है तो वो परमेय संख्या नहीं बल्कि अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नोट ये है कि √2 और √3 को भी इसी प्रकार अपरमेय सिद्ध किया जा सकता है। ये √2 और √3 और जो अभी हमने क्वेश्चन किया है √5, ठीक है, तीनों ही एक जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम इस प्रकार से √2 और √3 को भी अपरमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज का अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + √2
सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। अब हमारे लिए क्या है, इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। अब तक हमारे लिए एक अपर में संख्या दी जा रही थी, ठीक है। अब हमारे लिए उस अपर में संख्या के साथ में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा करके कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें भी अपर में सिद्ध करना है। अब हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर कोई परमेय संख्या होती है और एक अपर में संख्या होती है, एक परमेय संख्या होती है, तो उनके साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ठीक है, तब भी वह क्या होती है, एक अपर में संख्या ही होती है। तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार से दिया गया है 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है, ठीक है। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है, ठीक है, कि √5 एक अपर में संख्या है, ठीक है। तो इसमें भी सारे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें परमेय मानना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या काम करेंगे, इस संख्या को पहले परमेय मानते हैं, ठीक है। मान लिया हमने, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है तथा P और Q ऐसी सहअभाज्य संख्या है जहाँ Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। Q का मान 0 नहीं होगा, बाकी कोई और भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तब 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पर P और Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है। क्योंकि सहअभाज्य संख्या है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इस 3 को, ठीक है, इस 3 को हम दूसरी साइड में भेज देते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये संख्या है हमारे पास प्लस की, ठीक है, तो इधर जा करके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 2√5 बराबर P/Q माइनस में 3, ठीक है। अब ये 2√5 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला जो नंबर है वह दूसरी साइड में जाकर बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा √5 = P/2Q माइनस में 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 2 था मल्टीप्लाई वाला, वो दोनों के बटे में पहुंच गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक नंबर बना। अब P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्णांक अगर ये हैं, P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर बनेगा, ये पूरा नंबर ही क्या होगा, परमेय संख्या होगी। ये पूरा नंबर हमारे पास एक परमेय संख्या होगी। अगर ये एक परमेय संख्या होगी तो इसके बराबर है √5, तो √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पहले ही ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, √5 एक परमेय संख्या नहीं होती है, अपर में होती है। अगर ये अपर में संख्या होती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक अपर में संख्या होगी, ठीक है। इसी बात को हमने आगे लिखा है। तो क्या है, देखो, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, तब P/2Q माइनस 3/2 एक परमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये एक परमेय संख्या है तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम ये बात प्रूफ कर चुके कि √5 एक परमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आगे क्या लिखा है, परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम ये आ रहा है कि √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध हो पा रहा है कि √5 एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जो हम मान करके चले थे वही गलत है, ठीक है। तो जो मान करके चले थे हम वही गलत है, और हम ये मान करके चले थे कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी धारणा गलत है। हमारी कौन सी धारणा गलत है, क्योंकि हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि यह एक अपरमेय संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चनों को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इन्हें भी हमें अपरमेय सिद्ध करना है। पहली संख्या है 1/√2, दूसरी संख्या है 7√5, तीसरी संख्या है 6√2, ठीक है। तो करने का तरीका
बिल्कुल सेम है जैसे अब तक हम करते आए हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या को अगर हमें अपरमेय सिद्ध करना होता है तो उसे पहले परमेय माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए हम 1/√2 को हमें अपरमेय सिद्ध करना है। तो हम इसे मान करके चलते हैं कि यह एक परमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं। ठीक है, ये एक अपरमेय संख्या है और p और q दो पूर्णांक ऐसे लिए हैं हमने जहाँ q का मान नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो अगर परमेय संख्या है ये 1/√2 एक परमेय संख्या है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q। अब हमने इस संख्या को पलट लिया। ठीक है, पलटने के बाद में ये हो जाएगी √2 इजिकल टू q/p। ठीक है, q/p। ठीक है, p/q पहले थी, अब पलटने के बाद में क्या हो गया q/p। अब देखते हैं हम p और q दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक है। ठीक है, यानी इंटीजर हैं ये। अगर ये पूर्णांक हैं तब क्या होगा, जो √2 होगी, क्योंकि अगर ये पूर्णांक है तो ये तो एक परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या होगी, अगर ये परमेय संख्या होगी q/p, अब इसके बराबर है √2, तो इसका मतलब √2 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन ये हमारे लिए गलत प्राप्त हुआ, क्योंकि ये परमेय संख्या आ रही है, क्योंकि p और q दोनों ही पूर्णांक हैं। ये परमेय है तब ये भी परमेय होगी, लेकिन ये तो गलत प्राप्त हो रहा है ना हमारे लिए, क्योंकि √2 क्या होता है, √2 एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो माना था वही गलत माना था। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना होता है इसमें। तो देखो क्या है, p और q पूर्णांक है, इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, √2 यहाँ पर सिद्ध कर पा रहे हैं हम कि एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वही गलत है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं अर्थात हमारी धारणा गलत है। अगर अर्थात हमारी धारणा गलत है, इसका अर्थ ये हो गया कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो माना था, हमने माना था कि एक परमेय संख्या है। तो अब हमारे लिए ये बात गलत प्रूफ हुई। इसका मतलब ये हो गया कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका था, दूसरा क्वेश्चन था कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इसमें भी हम क्या काम करते हैं, इस संख्या में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम मान करके चलते हैं कि यह एक परमेय संख्या है। 7√5 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है, ठीक है, और साथ ही p और q हमने दो पूर्णांक ले लिए, p और q दो पूर्णांक है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, परमेय संख्या है तो इसे p/q में लिख लेंगे। 7√5 बराबर हो जाएगा p/q। 7 के लिए हमने बटे में भेज दिया तो यहाँ हो जाएगा p/7q। ठीक है, p/7q। अब हम क्या देख पाते हैं, p और q दोनों क्या हैं, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक हैं तो p/7q एक परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या होगी तो इसके बराबर है √5, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। अगर √5 परमेय संख्या होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत प्राप्त हुआ हमारे लिए, क्योंकि √5 परमेय संख्या होती ही नहीं है, √5 एक अपरमेय संख्या होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमने जो माना था वही गलत माना था। ठीक है, और हमने माना था कि ये एक परमेय संख्या है, इसका मतलब ये गलत आया, और वो संख्या जो होगी, ये संख्या परमेय नहीं होगी बल्कि अपरमेय होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या लिखना है हमें। देखो, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p/7q परमेय होगी। अगर ये संख्या परमेय होगी तो इसके बराबर था √5, तो √5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन √5 क्या होता है, परमेय संख्या होती ही नहीं है, वो तो अपरमेय होती है। तो परंतु यह एक विरोधाभास तथ्य है, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय है, लेकिन हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि परमेय है। इसका मतलब जो हमने माना था ना वही गलत था। ठीक है, और हमने परमेय माना था उस संख्या के लिए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो संख्या परमेय नहीं है। ठीक है, अर्थात 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, परमेय नहीं है वो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।
ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें 6 प्लस रूट 2 को अपर में सिद्ध करना है और इसे अपर में सिद्ध करने के लिए ठीक वही प्रक्रिया जो अब तक हम करते आए हैं। सबसे पहले हम इसे परिमेय मानेंगे, ठीक है। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है और p और q दो पूर्णांक हैं जहाँ q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, तब हम 6 प्लस रूट 2 को लिख सकते हैं p बटे q। अगर p बटे q लिख सकते हैं तो हम जो 6 है 6 के लिए दूसरी साइड में भेज देते हैं, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। इसे हमने भेज दिया दूसरी साइड में। तब हमारे पास हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू p बटे q माइनस में 6। अब ये जो संख्या है इसमें p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है, ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है p बटे q माइनस 6 ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं, तो ये जो पूरा नंबर है ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर है रूट 2, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन रूट 2 एक परिमेय संख्या होती नहीं है, रूट 2 होती है एक अपरिमेय संख्या। तो अगर अपरिमेय संख्या होती है तो इसका मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है परिमेय है ये, लेकिन रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब जो हम मान करके चले थे वही गलत था, ठीक है। तो आगे हम यही बात लिखेंगे, चूँकि p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। अगर p और q अगर पूर्णांक हैं तो p बटे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह एक परिमेय संख्या होगी तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तब रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करती है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई विरोध तो है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिद्ध किया है परिमेय संख्या होगी, रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय होती है, तो इसका मतलब विरोधाभास तो हुआ, ठीक है, अपोजिट तो हुआ एक दूसरे का। अगर अपोजिट हुआ तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये परिमेय संख्या हो, ठीक है, क्योंकि हमने जो माना था वही गलत लेकर के चले थे, हमारे मानने में ही कोई ना कोई त्रुटि है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट जो 6 प्लस रूट 2 था, ठीक है, 6 प्लस रूट 2, ठीक है, 6 प्लस रूट 2 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी धारणा जो हमने माना था, ठीक है, धारणा का मतलब जो हम मान करके चले थे, जो हमने मान करके चले थे वही गलत थी, ठीक है, हमारी धारणा गलत थी। अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे और तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को ये वीडियो में जहाँ कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो पॉज करके, ठीक है, दोबारा देख सकता है, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे लिए 2 एक्सरसाइज दी गई थी और आज हमने ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज हैं फिर एक एक करके हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।